पृथक्करण में हमने दो विधियां तो पहले पढ़ी कि ये विधियां क्या है, चरण हैं, स्टेप्स हैं, जिनसे होकर गुजरना होता है। जिस अयस्क का या जिस अयस्क से हम धातु निकाल रहे हैं उसका, उनमें से कुछ विधियां काम में ली जाती है, कुछ को छोड़ा जाता है कि ये अनुपयोगी है। यानी कि संभावना है कि इनमें से, इन चरणों में से सारी नहीं तो कुछ विधियां काम में आती हैं और इन स्टेप से, इन विधियों से गुजरना पड़ता है। जब भी हमें शुद्ध धातु या हमें कम अशुद्धियों वाली धातु प्राप्त होती है। सांद्रण पढ़ा, उसके बाद क्रैकिंग यानी भंजन, फिर जो लवण प्राप्त हुए उनका दो विधियों द्वारा पृथक्करण किया जाता है। आधुनिक विधियां, दूसरा था पुरानी या प्राचीन विधियां। ठीक है, पुरानी विधियां हम देख चुके थे, 4 प्रकार की पढ़ी थी। प्रभाजी, क्रिस्टल प्रभाजी, अवक्षेपण प्रभाजी, ऊष्मीय अपघटन और संयोजकता परिवर्तन। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने एक आधुनिक विधि और पढ़ी थी, वो थी गैस क्रोमेटोग्राफी। मैंने एक वर्ड लिया था क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफ कुछ नहीं होता, एक नलिका होती है या ऐसा चैम्बर होता है, ऐसा चैम्बर होता है, उसमें, उस चैम्बर में कुछ चीजें डाली जाती हैं, है ना। यानी ये विलीन भी हो सकता है और ज्यादातर यह ठोस होता है, ज्यादातर ठोस होता है। इस भरे हुए पदार्थ को ही क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफ कहते हैं या क्रोमेटोग्राम कहते हैं। जो क्रोमेटोग्राम की बात कर रहा था, अब मैंने गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, उसमें बताया था कि अलग अलग वाष्पशीलता के आधार पर लेंथेनाइड संकुल होते हैं, उनकी वाष्पशीलता या मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। ऐसे ही वाष्पशीलता भी अलग अलग होती है। इन्हीं वाष्पशीलता में अंतर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ताप पर इन्हें क्रोमेटोग्राम में सेपरेट कर दिया जाता है और यहाँ से जैसे अलग अलग परतें बन जाती हैं, अलग अलग परतें बन जाती हैं, कोई परत पतली है तो कोई परत मोटी होती है ना, ऐसे परतें बन जाती हैं। इन परतों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा था पेपर क्रोमेटोग्राफी। हेडिंग डालना, पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो भी क्रोमेटोग्राफी है वो इस कॉलम में होती है और जो आयन विनिमय रेजिन पढ़ने वाले आयन विनिमय विधि पढ़ेंगे वो भी ऐसे ही कॉलम में संपन्न कराई जाती है। मैं बना देता हूं, काम आएगा, है ना। ऐसा कॉलम है, ठीक है। नीचे इसमें नलिका बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हेडिंग डालना, पेपर क्रोमेटोग्राफी। यह विधि किस आधार पर, किस बात पर आधारित है? यह इस बात पर आधारित है कि जो संकुल हैं लेंथेनाइडों के या अयस्कों में जब संकुलों के, यानी संकुल यानी किसी और तत्व से और रसायनों से बंध बनाए हुए होते हैं तो वो अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जब इन्हें क्रोमेटोग्राफी जो विधि है क्रोमेटोग्राम में, इस नलिका में डाला जाता है। नलिका ऐसे नहीं खाली है, इसमें कुछ भरा हुआ है पहले से, ठीक है। तो वो इस क्रोमेटोग्राफ नलिका में रंग प्रदर्शित कर रहे हैं, रंग के आधार पर इन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। तो लिखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी में, पेपर क्रोमेटोग्राफी
पेपर क्रोमेटोग्राफी एक विश्लेषणात्मक पेपर क्रोमेटोग्राफी एक विश्लेषणात्मक पद्धति है जिसका प्रयोग रंगीन रसायनों को जिसका प्रयोग रंगीन रसायनों या पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, हेडिंग डालना आयन विनिमय विधि। इस विधि में ऐसा ही कॉलम होता है। जब नाम है आयन विनिमय, यहां आयनों का क्या होगा, विनिमय होगा, यानी अदला बदली होगी, एक्सचेंज होगा, यानी लेना देना होगा। अब लेना देना कैसे होता है कि जो लैंथेनाइडों के वो है विलियन, उन्हें विलियन बनाया जाता है और विलियनों को यहां ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। अब इसमें यहां एक क्रोमेटोग्राफ भरा होता है और वह संश्लेषित होता है जिसे बोलते हैं आयन विनिमय रेजिन। आयन विनिमय रेजिन बोलते हैं। इस आयन विनिमय रेजिन में या तो COH कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है या फिर SO3H जैसे अम्लीय समूह होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय एसिडिक ग्रुप्स होते हैं, अम्लीय समूह होते हैं। और इसमें रेजिन में होते ही जब लैंथेनाइडों को डाला जाता है तो लैंथेनाइड इनसे संकुल बनाते हैं और H+ हाइड्रोजन आयन का निष्कासन करते हैं। निष्कासन का मतलब यहां H+ हटेगा और संकुल किससे बनेगा, इन COH और SO3 वालों से। मैंने कहा 1 मिनट देखो, ये है किसके साथ जुड़े हुए हैं, रेजिन के साथ। किसके साथ? रेजिन के साथ। इस रेजिन में प्रेजेंट होते हैं, रेजिन से जुड़े होते हैं। तो रेजिन के साथ लैंथेनाइड संकुल बनाते हैं और H+ निकल जाता है। क्या निकल जाता है? यानी लैंथेनाइड 3+ ज्यादातर इसमें पाए जाते हैं और किसके साथ? H रेजिन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? Ln रेजिन का होल थ्राइस प्लस 3H। यहां 3 लगा सकते हैं तो 3H रेजिन। ये संकुल है, एक रेजिन है जिसमें हाइड्रोजन होते हैं और ये हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल जाते हैं। इन हाइड्रोजन आयनों को यहां ऊपर से पानी डाला जाता है, यानी पानी डालकर ये H+ जैसे डाला जाता है तो ये निकल जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि H+ आयनों को, हाइड्रोजन आयनों को पानी द्वारा धोकर बाहर निष्कासित कर लिया जाता है। तो एंड में हमें क्या मिलता है? लैंथेनाइड जो रेजिन के साथ संकुल बनाते हैं, टाइप कैसा? Ln रेजिन का होल थ्राइस। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसलिए मैंने रेजिन लिखा है। क्लियर? अब ये रेजिन है, अब ये रेजिन मौजूद है इसमें रेजिन और लैंथेनाइड के संकुल मौजूद हैं। ठीक है, मैं ऐसे
परतें बने, जरूरी नहीं वो परतें दिखें, रंगीन हो, ऐसी परतें बन जाती हैं। अब इन रेजिनों में जो रेजिन है इनमें किसका अमोनियम सिट्रेट या साइट्रिक अम्ल, अमोनियम सिट्रेट या साइट्रिक अम्ल का बफर विलयन क्या डाला जाता है यहां व साइट्रिक अम्ल का बफर विलयन यहां से डाला जाता है, तो जो रेजिन है वो साइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब साइट्रेट में हमें पता क्या है, अमोनियम साइट्रेट में H+ आयन होते हैं। क्या होते हैं? H हाइड्रोजन आयन होते हैं, जुड़े होते हैं, अम्लीय। ये क्या अमोनियम साइट्रेट है और साइट्रिक अम्ल क्या होता है? अम्ल है, तो इसके पास हाइड्रोजन होंगे। तो मैं लिखता हूं 3H साइट्रेट, अमोनियम साइट्रेट हो या साइट्रिक अम्ल हो, उसमें क्या होंगे? साइट्रेट होंगे और रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? Ln साइट्रेट का होल थ्राइस प्लस, ध्यान करो क्या होता है, देखो यहां से 3H है, ये किससे जुड़ जाएंगे? रेजिन से। जो हमारे पास पहले रेजिन था वही हमें मिल जाएगा। क्लियर? अब यहां प्रक्रिया क्या है? बफर, इसे बोलते हैं स्तंभ। इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। जो नलिका है उसे स्तंभ बोला जाता है ना, जिसमें क्रोमेटोग्राफ भरा हुआ होता है। इसमें क्या भरा हुआ है? आयन रिंग में रेजिन भरा हुआ है। अब यहां होता क्या है? लैंथेनाइडों के साइट्रेट संकुल बनते हैं। क्या बनते हैं? साइट्रेट संकुल बनते हैं। अब याद करो, मैंने संकुल का निर्माण बताया था, संकुल का निर्माण, और मैंने बताया था प्रवृत्ति लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटती जाती है। मैंने क्या कहा? लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक आकार घटता है, आयनिक आकार घटता है। जब आयनिक आकार घटता है तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बताया मैंने कहा था आकार कम होना चाहिए और आवेश ज्यादा होना चाहिए अच्छे संकुल या स्थायी संकुल के निर्माण के लिए। अब लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक आकार घट रहा है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो किसकी संकुल बनाने की, यानी कौन सा लैंथेनाइड सबसे प्रबल संकुल बनाएगा? कौन सा? साइट्रेट का। कौन सा? ल्यूटेशियम सबसे प्रबल संकुल बनाएगा। ल्यूटेशियम का जो साइट्रेट होगा वो सबसे प्रबल संकुल बनाएगा। और सबसे दुर्बल संकुल कौन बनाएगा? लैंथेनम का जो साइट्रेट है वो सबसे दुर्बल संकुल बनाएगा। जो सबसे प्रबल होंगे वो इस स्तंभ में नीचे रहेंगे, नीचे आ जाएंगे। जैसे यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, यानी बफर विलयन लगातार डाला जाता है, तो प्रबल संकुल स्तंभ में नीचे आ जाते हैं। प्रबल संकुल स्तंभ में नीचे आ जाते हैं और दुर्बल संकुल ऊपर रहते हैं। और उन्हें एक एक करके देखो, सबसे प्रबल संकुल क्या है? ल्यूटेशियम का साइट्रेट, वो सबसे पहले बाहर आएगा और ऊपर से हम बफर विलयन लगातार डालते जाएंगे तो वे जो संकुल हैं वो नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। ऐसा मानो ये छलनी का काम कर रहे हैं, रेजिन का काम कर रहे हैं, छलनी का काम कर रहे हैं। ठीक है? और छलनी भी कैसी? जिसमें प्रबल संकुल पहले और दुर्बल संकुल बाद में, ऊपर से हम बफर विलयन डाले जा रहे हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और अंत में हमें सबसे दुर्बल संकुल प्राप्त होते हैं। बात समझ में आई? क्या है आयन विनिमय रेजिन? दोबारा बता देखो ध्यान से। जो लैंथेनाइडों के विलयन हैं
लैंथेनाइड लवणों के विलयन है। लैंथेनाइड विलयनों की अभिक्रिया किससे होती है? पहले रेजिन से होती है। और रेजिन में क्या मौजूद है? COH या SO3H जैसे समूह मौजूद है। उन समूहों में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसलिए रेजिन का सिर्फ H दिखाया, 3H, देखो 3H रेजिन। अब यह रिएक्शन करेगा तो मुझे H+ मिल जाएगा। अब इन H+ आयनों को, हाइड्रोजन आयनों को जल द्वारा धोकर पृथक कर लिया जाता है। अब उसके बाद क्या डाला जाता है? बफर विलयन। बफर विलयन किसका? साइट्रिक अम्ल व अमोनियम साइट्रेट का। और यह अमोनियम साइट्रेट का जो साइट्रेट है वो लैंथेनाइडों के साथ संकुलों का निर्माण करते हैं। संकुलों का निर्माण करते हैं। यह सबसे अच्छी, सरल, सुविधाजनक और सबसे तीव्र होने वाली विधि है। ये कैसी विधि है? सबसे सरल है, कम खर्चे वाली है और सबसे जल्दी पूरी होती। ये सबसे जल्दी लैंथेनाइडों को पृथक करने की विधि है। धातुकर्म की विधि है, मेटलर्जी धातुकर्म की सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना और 1 by 1 सारे पॉइंट्स लिखते हैं जिनकी भी हमने बात की है। और ठीक है, लिखो हेडिंग डालो, आयन विनिमय विधि। मैंने हो सकता है आयन विनिमय रेजिन लिखा, रेजिन विधि लिखा हो, तो इसमें इसे आयन विनिमय रेजिन विधि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिन यूज होता है, दैट्स इट। विधि तो असली नाम तो यही है, आयन विनिमय विधि। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं, कंफ्यूज मत होना, है ना। लिखो लैंथेनाइडों के पृथक्करण, लैंथेनाइडों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण, लैंथेनाइडों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण की यह सबसे महत्वपूर्ण, शुद्धिकरण की यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी एवं सबसे तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है। सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी एवं सबसे तीव्र गति से होने वाली या संपन्न होने वाली विधि है नर्स लाइन में। इस विधि में एक स्तंभ लिया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। इस विधि में एक स्तंभ लिया जाता है, जिसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन, भर दिया जाता है। आयन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है। इस रेजिन में COOH अथवा SO3H प्रकार का कोई अम्लीय समूह होता है। SO3H प्रकार का कोई अम्लीय समूह होता है। जब लैंथेनाइड आयनों को आयनों के विलयन को, ऐसा लिखो, लैंथेनाइड आयनों के विलयन को
आयनों के विलयन को इस स्तंभ में से प्रवाहित किया जाता है तो लैंथेनाइड आयन अम्लीय समूह के H+ शॉर्ट में लिखो हाइड्रोजन आयन को, अम्लीय समूह के H+ को विस्थापित करके रेजिन से जुड़ जाते हैं। ये रिएक्शन लिख लो, ये वाली, सिर्फ ये वाली लिखना। Ln3 + 3H रेजिन गिविंग Ln रेजिन का होल थ्राइस प्लस 3H+। ठीक है, ये रिएक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, स्तंभ में से H+ आयनों को जल द्वारा धोकर पृथक कर लिया जाता है। अब इस स्तंभ में साइट्रिक अम्ल व अमोनियम सिट्रेट देखो, सिट्रिक अम्ल ऐसा लिखते हैं और साइट्रेट ऐसा होता है ना, तो सिट्रेट है ना, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, सिट्रिक अम्ल व अमोनियम साइट्रेट का बफर विलयन डालते हैं। अब इस स्तंभ में साइट्रिक अम्ल व अमोनियम साइट्रेट का बफर विलयन डालते हैं। इससे लैंथेनाइड आयन रेजिन से मुक्त होकर साइट्रेट लवण बना लेते हैं। साइट्रेट लवण बना लेते हैं। यह अभिक्रिया भिन्न लैंथेनाइडों के लिए भिन्न गति से संपन्न होती है। रिएक्शन लिखो, ये वाली, यहां से यहां तक। क्लियर? जब साइट्रेट विलयन स्तंभ से नीचे उतरता है, तो उसके साथ लैंथेनाइड आयन
तो उसके साथ लैंथेनाइड आयन भी, लैंथेनाइड आयन भी साइट्रेट संकुल के रूप में, लैंथेनाइड आयन भी साइट्रेट संकुल के रूप में नीचे उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराने से, यह प्रक्रिया कई बार दोहराने से लैंथेनाइड आयन, कई बार दोहराने से लैंथेनाइड आयन स्तंभ में नीचे उतर आते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराने से लैंथेनाइड आयन स्तंभ में नीचे उतर आते हैं। नेक्स्ट लाइन में जो कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी क्या कौन सी केमिकल या रासायनिक गुण है जिस पर यह बात आधारित है, तो वो बात लिखेंगे। ठीक है, लिखो Lu3+, यानी लुटेशियम 3+ जैसे छोटे धनायन, Lu3+ जैसे छोटे धनायन साइट्रेट आयनों के साथ, प्रबल संकुल बनाते हैं। साइट्रेट आयनों के साथ प्रबल संकुल बनाते हैं, जबकि साइट्रेट आयनों के साथ प्रबल संकुल बनाते हैं, जबकि लैंथेनम 3+ जैसे बड़े धनायन, साइट्रेट आयनों के साथ दुर्बल संकुल बनाते हैं। साइट्रेट आयनों के साथ दुर्बल संकुल बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन में प्रबल संकुल शीघ्रता से विलयन में आ जाएंगे। प्रबल संकुल शीघ्रता से विलयन में आ जाएंगे, जबकि दुर्बल संकुल अधिक देर तक रेजिन से जुड़े रहते हैं, अतः स्तंभ के नीचे से पहले छोटे व भारी, अतः स्तंभ के नीचे से पहले, यानी कहने का मतलब नीचे से पहले की बात हो रही है। अतः स्तंभ के नीचे से पहले छोटे व भारी धनायनों के संकुल साइट्रेट विलयन के साथ, निकलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः बड़े, उसके बाद धीरे
धीरे क्रमशः बड़े व कम भारी धनायनों के बड़े व कम भारी धनायनों के संकुल निकलेंगे। भारी धनायनों के कम भारी धनायनों के संकुल निकलेंगे और अंत में सबसे बड़े धनायन La3+ और अंत में सबसे बड़े धनायन La3+ के साइट्रेट संकुल La3+ के साइट्रेट संकुल निकलेंगे। La3+ के साइट्रेट संकुल निकलेंगे। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया आयन विनिमय रेजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यह पृथक्करण कंप्लीट करूंगा और उसके बाद ठीक है डिस्कस करेंगे या तो एक्टिनाइड और देखते हैं कभी कभार पूछा जाता है लेंथेनाइडों के यौगिक और उनके उपयोग। ठीक है, तो देख लेंगे आप, सारी चीजें कवर हो जाए, है ना। ज्यादातर नहीं पूछता है लेकिन रिस्क क्यों लें, पढ़ेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।